आज जितना भी रेडियो एक्टिविटी बचा हुआ है उसको फिनिश कर देंगे और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टार्ट किया जाए। एक सवाल ये लास्ट टू लास्ट क्लास में कराना था या आपको करना था, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अटेम्प्ट करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मुझे जब मैंने जेई में इसको पहली बार देखा तो मुझे प्यार हो गया इस सवाल से। लिखा हुआ द आइसोटोप्स 5b12 हैविंग अ मास ऑफ 12.014 U undergoes, U मतलब AMU, undergoes beta decay to 6C12. 6C12 has an excited state of nucleus 6C12 star at 4.014 MeV above its ground state. तो यहां पे B612 है, वो अगर 6C12 में कन्वर्ट होगा तो एक Q वैल्यू रिलीज होगा। ये Q वैल्यू B से C के बीच की है। फिर लिखा है कि अगर B वाला 6C12 के बजाय 6C12 स्टार में कन्वर्ट हो तो आप कहेंगे तो दूसरा Q वैल्यू निकलेगा, ये Q1 है, ये Q2 है। लेकिन बोल रहा है 6C स्टार का जो एनर्जी लेवल है वो 6C12 से ऑलरेडी 4.014 MeV हायर है, यानी कि इन दोनों का Q वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से ये 4.041 MeV हायर है, तो इसके Q वैल्यू और इसके Q वैल्यू में भी यही डिफरेंस होगा। ये जो B है ये लोअर एनर्जी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यही B हायर एनर्जी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो कम एनर्जी निकलेगी। तो हम समझ गए कि Q1 और Q2 में डिफरेंस का वैल्यू 4.041 MeV ही होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बीच में जो डिफरेंस है ये हायर है तो ये एनर्जी लोअर होगी, इसमें ये लोअर है तो ये एनर्जी हायर होगी। Q1 माइनस Q2 का वैल्यू इतना है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इफ B 5B है 5B 6 क्यों होगा, 6 तो कार्बन हो जाएगा। 5B डिकेज टू 6C स्टार, यहां पे 6 होगा। 6C स्टार द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इन MeV इज, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल तो हमेशा ये Q वैल्यू ही बनेगी। तो हमको Q वैल्यू का डिफरेंस ही निकालना है कि ये Q2 वाला वैल्यू कितना है। ये जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। ये उस समय की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब C6 बने, लेकिन बोल रहा है C6 स्टार बने, ये निकालना है। इसका वैल्यू हम पता लगा सकते हैं Q1 का, और Q2 का वैल्यू इस इक्वेशन पे रख के पता लगा सकते हैं। अगर ये मास M1 है और ये मास M2 है तो Q1 का वैल्यू आसानी से पता लगाया जा सकता है M1 माइनस M2 इंटू C स्क्वायर, क्योंकि मास हम AMU में लिखेंगे तो 931.5 MeV हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मास दिया है, इस B12 का मास है 12.014 और C12 का मास नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि मास ऑफ C12 एटम इज ऑलवेज 12.0000। C12 का जो हमेशा मास है वो जो AMU का यूनिट बनाया है वो C12 को ही रेफरेंस लेके बनाया कि कार्बन का मास निकाला और उसको 12.000 बोल दिया। इसीलिए कभी भी अगर कार्बन 12 का मास नहीं दिया होगा तो आपको इसका मास बस खुद ही लेना है 12.000। बाकी सारे एलिमेंट का मास दिया रहता है सवाल में, कार्बन का नहीं दिया रहता। तो कार्बन का मास हमने 12.000 लिखा तो आपको दिख रहा है कि 0.014 का डिफरेंस है। तो 0.014 को मैंने 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो MeV में एनर्जी आ जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो तो आप सॉल्व करने के बाद पाओगे कि 13.041 MeV का रिजल्ट आएगा।
एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो 13.041 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या पता है कि ये जो वैल्यू हमने निकाली ये C12 में कन्वर्ट होने की एनर्जी है, और C12 से थोड़ा हायर एनर्जी पे 6C स्टार वाला है, तो 6C स्टार में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी। अब Q2 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा Q1 माइनस 4.041। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 9.0 MeV आ जाएगा, और ये Q2 ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो 9.0 MeV हमारा आंसर हो जाएगा। फोर 4.041 कहां से आया, ऐसा शक्तिमान कह रहे हैं। शक्तिमान अगर सवाल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, लिखा है ये सवाल में दिया है, बोल रहे ये डिफरेंस, वो ये कैसे पता चला 4.041 है। यहां क्या लिखा 4.041। सवाल बहुत सिंपल है, अगर B5 को C6 में कन्वर्ट करोगे तो Q1 वैल्यू निकलेगा, लेकिन 6C से या C6 से हायर एनर्जी स्टेट पे करोगे तो कुछ और एनर्जी निकलेगा। आप बोले इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, अगर यहां पे 13 एनर्जी निकलती है और ये खुद ही इससे 4 लेवल ज्यादा है तो इसमें 4 एनर्जी कम निकलेगी, तो यहां पे 9 एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब है ये निकलते समय मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी जो रिलीज हुई वो 9 MeV हुई। तो बीटा पार्टिकल को मैक्सिमम कितनी दे सकते हो। आप बोलेंगे यार ये सारी बीटा पार्टिकल को दे सकते हैं, तो सारी बीटा को दे दो। ये मैक्सिमम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे एक आप देखो यहां पे एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और निकलेगा, वो एंटी न्यूट्रिनो का एनर्जी डिसाइड करेगा कि बीटा को क्या मिलता है। एंटी न्यूट्रिनो कम से ज्यादा कोई भी एनर्जी का हो सकता है, तो अगर एंटी न्यूट्रिनो 0 एनर्जी का हुआ तो बीटा को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक सैंपल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो और सभी से बीटा निकलता हो तो हर बीटा अलग एनर्जी का निकलता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती, कोई 1 का निकले, कोई 2 का, कोई 1.5, 1.2, 1.3, 1. कुछ भी निकल सकता है। तो कुछ भी निकल सकता है, तो बैलेंस किससे हो रहा है, बैलेंस हो रहा है न्यूट्रिनो से या एंटी न्यूट्रिनो से। चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, वो भी हमारे काम के हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विद हाफ लाइफ टी डिकेज इनटू न्यूक्लियस बी। कोई न्यूक्लियस ए है वो कन्वर्ट होके बी में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम के साथ ए का नंबर कम होने लगेगा और बी का नंबर बढ़ने लगेगा। लिखा हुआ देयर इज नो न्यूक्लियस बी एट इक्वल टू 0। मान लीजिए ये n0 है और ये 0 है। थोड़ी देर के बाद ये n बच गया तो इसका वैल्यू n0 माइनस n बच जाएगा। ये n0 से बदल के n हो जाएगा, तो ये 0 से बदल के n0 माइनस n हो जाएगा। मतलब जितना a डिक्रीज हो जाएगा उतना b इंक्रीज हो जाएगा। लिखा हुआ रेशियो ऑफ b टू दैट ऑफ a इज 0.3, यानी b का रेशियो n0 माइनस n डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 0.3 है। इसको इधर भेज देते हैं, तो n0 माइनस n इज इक्वल टू 0.3n। लिखा हुआ रेश नंबर ऑफ b टू दैट ऑफ a। मैंने a को n0 से बदल के n मान लिया और b को n0 माइनस n मान लिया, तो b का नंबर डिवाइडेड बाय a का नंबर इस 0.3 है, तो n0 का वैल्यू आया 1.3n। अब मैं अपना जो स्टैटिस्टिकल लॉ था उसका इक्वेशन लगा दूंगा, यानी कि डीके सर्किट जैसा। n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। हमको पूछा टाइम का वैल्यू बताओ, तो n का जगह लिख दिया n नॉट बाई 1.3 यानी कि 1/1.3, ये n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहां पे n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, लॉग ले लिया, तो आया ln 1.3 इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा का वैल्यू होता है ln 2 बाय टी हाफ, ln 1.3, तो t का वैल्यू हो गया ln 1.3 अपॉन ln 2 इंटू टी हाफ। t का वैल्यू आया t इंटू ln 1.3 अपॉन ln 2।
चलिए, a radioactive material, its activity and rate of change of activity R are defined as A is equal to minus dN by dt and R is equal to minus dA by dt, where Nt is the number of nuclei at time t. Two radioactive substance source P and Q, half life, mean life दिया हुआ है. अगर दोनों का मीन लाइफ दिया हुआ है तो इसका वेवलेंथ इसका डीके कांस्टेंट में लैम्डा मान लूं तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, या इसको लैम्डा मान लूं तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. ठीक है. हैव द सेम एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0. तो एट टी इक्वल टू 0 लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, क्योंकि एक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता था लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2. अब यहां पे P लिख दिया, यहां पे Q लिख दिया, यहां पे लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दिया, लैम्डा इंटू NP, और यहां पे लिख दिया लैम्डा बाय 2 इंटू NQ. ये मुझे कैसे पता चला कि ये लैम्डा होगा तो ये लैम्डा बाय 2 होगा? क्योंकि मीन लाइफ का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट होता है. जहां पे मीन लाइफ ज्यादा होगी डिके कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा. लैम्डा से लैम्डा काट दिया तो NQ का वैल्यू 2NP हो जाएगा, तो हमने उसको 2n0 लिख दिया. तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि अगर एट t इक्वल टू 0 NP का वैल्यू n0 है तो NQ का वैल्यू 2n0 होगा. Their rate of change at t equal to 2 tau. RP एंड RQ का रेशियो हमें निकालना. RP एंड RQ, तो मैंने पहले लिखा AP. AP इज इक्वल टू लैम्डा n होता है लैम्डा n0 e रेस्ट पावर माइनस t बाय टाउ. ऐसे ही AQ का वैल्यू लिखेंगे. AQ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, और यहां पे लिख दिया 2n0 e रेस्ट पावर माइनस t बाय 2 टाउ. इसे लैम्डा टी लिख सकते हैं, लेकिन टी की जगह 2 टाउ कर दिया. एपी और AQ आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आरपी का वैल्यू हो जाएगा. सवाल समझते चलो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन केवल मैथमेटिक्स है. आरपी का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां चाहो तो लैम्डा टी करके करोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नहीं तो 1 बाय टाउ. तो लैम्डा बाय टाउ इंटू n0 e रेस्ट पावर माइनस t बाय टाउ, और RQ का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा, यहां पे ये से कैंसिल हो गया, 2 टाउ बाहर आ गया, लैम्डा बाय 2 टाउ n0 e रेस्ट पावर माइनस t बाय 2 टाउ. अब RP और RQ का वैल्यू t इज इक्वल टू 2 टाउ पे निकालना है, तो यहां t की जगह 2 टाउ रख देंगे. तो RP का फंक्शन जो बना था वो बना था लैम्डा बाय टाउ n0 e रेस्ट टू पावर माइनस t बाय टाउ. इसमें t इज इक्वल टू टाउ रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो RP का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाय टी n0 e रेस्ट टू पावर माइनस 2. ऐसे ही RQ का फंक्शन था लैम्डा बाय 2 टाउ n0 e रेस्ट टू पावर माइनस t बाय 2 टाउ. तो इसमें t इज इक्वल टू 2 टाउ रख देंगे तो RQ का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाय 2t n0 e रेस्ट टू पावर माइनस 1. यहां पे टाइम की जगह 2 टाउ रखेंगे तो 2 टाउ मिलके -1 पावर -1 हो जाएगा. अब दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो RP अपॉन RQ का रेशियो लैम्डा बाय टाउ कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2 अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस 1. तो ये हो जाएगा 2 ई रेस्ट पावर माइनस 1 विच इज 2 बाई ई. क्वेश्चन में बोला है आरपी बाय आरक्यू का वैल्यू n बाई ई हो तो n का वैल्यू क्या होगा, तो आपने कंपैरिजन से निकाला n का वैल्यू 2 होगा. एक बार और देखिए, सवाल में लिखा है कि एक्टिविटी होता है dn बाई dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी r इज इक्वल टू da बाई dt. मतलब
n का फंक्शन जो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी होता था, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा? लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस लैम्डा को मैंने यहां पे टाउ लिख दिया, टी बाय टाउ, मतलब लैम्डा की जगह 1 बाय टाउ कर दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो r का वैल्यू आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो लैम्डा बाय टाउ एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये जो t है, ये जो टाउ है, ये और डिफरेंशिएशन में नीचे आ गया, नहीं तो 2 बार लैम्डा को ही डिफरेंशिएट कर सकते थे। मैं इसको बदल के लिख देता हूं, ऐसा क्या है, वो मैंने चेंज कर दिया तो कर दिया, अब नहीं करता तो नहीं करता। देखिए मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्टिविटी बन जाएगा लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, और फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आर का वैल्यू बन जाएगा। देखो लिखा है डी ए बाई डी टी, तो एक डिफरेंशिएशन करा तो ए आएगा, ए जो आया उसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो आर बन गया। तो लैम्डा एक बार और कर दो तो लैम्डा स्क्वायर एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आर पी के लिए लिखेंगे तो पी का लैम्डा लिखेंगे यहां, और आर क्यू के लिए लिखेंगे तो क्यू का लैम्डा लिखेंगे। तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाय 2 लिखा था हमने। देखो हाफ लाइफ मीन लाइफ अगर डबल है तो लैम्डा का वैल्यू हाफ, डीके कांस्टेंट आधा हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर बाय 4, और एन नॉट की जगह यहां पे 2 एन नॉट, और ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी की जगह लैम्डा बाय 2 इंटू टी। फिर इसमें दोनों में टाइम का वैल्यू 2 टाउ लिख देंगे। अब 2 टाउ को ही लैम्डा बाय 2 हमने लिखा था, तो टाइम की जगह 2 टाउ या 2 टाउ इज इक्वल टू 2 बाय लैम्डा ऐसे लिख दीजिए। तो यहां पे 2 बाय लैम्डा लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा है, तो टाइम इज इक्वल टू 2 टाउ यानी कि 2 बाय लैम्डा। यहां टाइम की जगह 2 बाय लैम्डा लगा दीजिए, यहां पे टाइम की जगह 2 बाय लैम्डा लगा दीजिए। तो टाइम की जगह 2 बाय लैम्डा लगाएंगे, लैम्डा कैंसिल, ई रेज टू पावर माइनस 2, यहां पे ई रेज टू पावर माइनस 1। बाकी दोनों का रेशियो ले लो, बाकी सारे टर्म कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। एक ये अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी कभी जो टाइम देते हैं वो बहुत स्मॉल हो, तो यहां पे हमारा फंक्शन होता है एन नॉट, ये बचे हुए सैंपल हैं रिमेनिंग वाले, रिमेनिंग का नंबर एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। इसको हम एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ भी लिखते हैं। अगर कभी सवाल आपके सामने ऐसा आया कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर बचेंगे, तो आप बोलेंगे एन बाई 2 बचेंगे, एन नॉट बाई 2। अगर किसी ने बोला 2 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, तो आपने बोला एन नॉट बाई 4 बचेंगे। किसी ने पूछा 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो एन नॉट बाई 8 बचेगा। तो आपको हाफ लाइफ के टर्म्स में तो बताना आता है, लेकिन टाइम हाफ लाइफ का अगर मल्टीपल चल रहा है तो आसानी से बता सकते हो। ये वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कि भाई 64% से 1% कब रह जाएगा, या 100% से 25% कब रह जाएगा। इस तरह के सवाल में हाफ लाइफ का साइकिल चला चला के आप आराम से आंसर बता सकते हो, लेकिन ये टाइम इंटरवल छोटे नहीं है। मान लीजिए किसी का हाफ लाइफ 10 आवर्स का है, 10 घंटे का, किसी मटेरियल का हाफ लाइफ 10 आवर्स का है, इसका मतलब है हर 10 घंटे में वो मटेरियल अपने इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाएगा, हर 10 घंटे में। मैंने बोला बताओ 40 घंटे बाद उसका नंबर कितना रह जाएगा, इनिशियल पॉइंट से 40 आवर्स के बाद उसका नंबर कितना रह जाएगा, जरा बताओ। तो आप बोलेंगे यार हाफ हाफ का साइकिल 4 बार चलाना है, तो हाफ हाफ यानी 2 के फैक्टर को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का पावर 4 हो गया, 16 हो गया। तो आप बोलेंगे इनिशियल नंबर एन नॉट था, बाद में नंबर एन नॉट बाई 16 हो गया। अब यहां पे जो कहानी है वो बड़ी सिंपल तो चल रही है, इसमें क्या सर, इसको ना मैथमेटिकली आप डेराइव करके बताओ। क्यों बताएं वे, अपने आप करो ना यार, ये एन नॉट बाय 16 हो गया। ये बात बहुत सिंपल है। अब मैं जो बता रहा हूं वो मामला अलग है। मैं अगर ऐसा सवाल दूं कि किसी का टाइम इंटरवल 10 आवर्स है, सॉरी हाफ लाइफ 10 आवर्स है, तो बताओ
10 मिनट में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेंगे। आप बोलेंगे 10 घंटे में आधा होता होगा, तो 10 मिनट में तो 1-2% का ही चेंज आएगा, वो कैसे निकाले, वो तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया। सो द टाइम फॉर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियस यू हैव टू फाइंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मीन लाइफ और वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हाफ लाइफ। तो क्या करना है, तो यहां पे ऐसे लिखा हुआ या एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, इन दोनों में से कुछ भी लिखा है एन का नंबर, तो मैं आपको बताता हूं, इफ 1 is very small as compared to lambda t, then n is equal to n naught e raised to power इसको लिख लो बच्चों। आहा, ये एक्सपोनेंशियल का एक सीरीज होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा वाला शायद आपको थोड़ा सुना होगा आपने कि इस तरह का एक्सपोनेंशियल ई रेज़्ड पावर एक्स का एक सीरीज होता है, उसमें हायर पावर वाले टर्म हम हटा रहे हैं क्योंकि लैम्डा इंटू टी इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू 1। अगर 1 है तो एक ही टर्म तक रखेंगे, तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन अब याद रखना है। क्या याद रखना है कि ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा टी का वैल्यू 1 माइनस लैम्डा टी, यानी कि ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो एन नॉट माइनस एन नॉट लैम्डा टी ऐसे दिखाई देंगे। कब? जब टाइम बहुत स्मॉल हो, टाइम का वैल्यू मच लेस देन। ऐसा मैंने एक बार आपको और आरसी सर्किट में भी कराया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है और उसमें जो पावर है बहुत ही स्मॉल दे दी, तो उसको 1 माइनस पावर लिख के कहानी खत्म कर दो। तो ये वैसे रेजिस्टेंस के फंक्शन एक्सपोनेंशियल चलते हैं और वो जब छोटे हो जाते हैं तो R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहां पे लिखा हाफ लाइफ 1386 दिया हुआ है, तो मैंने सोचा लैम्डा का वैल्यू निकाले, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू होता है बच्चों ln2 बाई टी हाफ। ln2 का वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 1386। आप अगर देखेंगे तो इस नंबर का डबल है, ये 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये ऐसे डबल हो जाएगा। ये इसको डेसिमल हट जाएगा 10 का पावर 3 से, यहां पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2000। लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब जो टाइम इंटरवल दिया है वो 80 दिया है, तो लैम्डा इंटू टी करेंगे तो 80/2000 इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इसलिए हम लिखेंगे नंबर, इसी सवाल को सॉल्व करने पे नंबर इज इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस लैम्डा टी, डायरेक्ट लिख देंगे। लैम्डा का वैल्यू दिया 1/2000 और टी का वैल्यू दिया है 80। ये नंबर रिमेनिंग आ गया। लेकिन क्वेश्चन देखो, पढ़ लो आराम से क्या लिखा है। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ रेडियो आइसोटोप हाफ लाइफ 1386 हैज एक्टिविटी 10 का पावर 3। एक्टिविटी दिया हुआ ए नॉट का वैल्यू, फिर लिखा है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। गिवन दैट ln2 is 0.693, a fraction of initial number of nuclei expressed in terms of nearest percentage that will decay in first 80 seconds। तो डिकेड वाला पूछा है। अब अगर n रिमेनिंग वाला नंबर हमको मिल जाए, रिमेनिंग नंबर है n नॉट 1 माइनस 80/2000, तो डिकेड न्यूक्लियस कितने होंगे? तो डिकेड के लिए आप एन नॉट माइनस एन लिखेंगे और एन नॉट माइनस एन रिमेनिंग वाले अगर आपने माइनस किए तो एन नॉट माइनस एन नॉट 1 माइनस 80/2000। तो हमारे जो डिकेड न्यूक्लियस आ गए वो आ गए एन नॉट 80/2000। अब इसका परसेंटेज फ्रैक्शन बनाना है, तो डिकेड न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगा। आपको याद होगा फ्रैक्शन परसेंटेज बनाने का तरीका ये है, टोटल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई। तो एन नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये बचा 80/2000 इंटू 100। 2 0 3 0 ऐसे कट गए, बचा 4%। इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर आ गया।
ये तो मैंने बहुत स्लोली किया है, अगर आप थोड़ा तेज करना चाहें तो और भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। चलिए जरा देखिए, कहानी है कि एक एलिमेंट ए है जो दो अलग अलग प्रोसेस में डिके हो रहा है साइमल्टेनियसली। इस प्रोसेस का डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है। मान लीजिए ये ए वाला पार्टिकल अल्फा भी निकाल सकता है और बीटा डिके भी कर सकता है। अल्फा डिके का डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 दिया है, यानी कि अल्फा डिके 1 सेकंड में कितना करना है इसको, इसका कांस्टेंट लैम्डा 1 दिया है, और बीटा डिके कितना है उसके बाद ये सी बन जाता होगा। यानी पहले कोई सैंपल में ए रखा हुआ है, एलिमेंट ए, उसमें से कुछ ए अपनी मर्जी से बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ ए अपनी मर्जी से सी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है। दो डिके कांस्टेंट दिए हुए। तो मैंने कहा ये जो एक साथ दो दो रास्ते में डिके हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को पैरेलल डिके बोलेंगे। पैरेलल डिके, दो प्रोसेस हो रहे हैं। हमने कहा मान लीजिए इसका नंबर एट टी इक्वल टू 0 एन नॉट है और इनका नंबर 0 है शुरुआत में, इसका नंबर बाद में एन बी और इसका नंबर एन सी है, लेकिन इसका नंबर टी इक्वल टू 0 पे 0 है। तो हम लोग तीन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एक का नंबर एन ए है, दूसरे का एन बी है और तीसरे का एन सी है। तीनों के फंक्शंस बनाएंगे। हाँ, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो हमने क्या किया, दो चीजें करी। एक तो ये बताओ कि जैसे शुरुआत में जितने भी एन नॉट नंबर हैं उनमें से कुछ ए बच गए, कुछ बी बन गए, कुछ सी बन गए। तो एक बात तो यह है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जो ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे वो ए गायब हो जाएंगे, जो सी में कन्वर्ट हो जाएंगे वो भी गायब हो जाएंगे। यानी एन नॉट में से जितना ए बचेगा उसमें से बी और सी के नंबर ऐड कर दे तो एन नॉट के बराबर ही है, क्योंकि इसी से बी और सी बने हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो यह लिख सकता हूं डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एन बी बाई डी टी प्लस डी एन सी बाई डी टी। यह एक रिलेशन बनाया जा सकता है। दूसरा रिलेशन यह बन रहा है कि अगर ए इस रास्ते से डिके होगा तो बी बनेगा। तो इस रास्ते से अगर ए का वैल्यू एन चल रहा है या एन ए चल रहा है तो इस रास्ते से जो डिके होगा उसका रेट लैम्डा 1 एन ए होगा, और इस रास्ते से डिके होगा उसका वैल्यू लैम्डा 2 एन ए होगा। तो हम बोल सकते हैं जो बी बनेगा वो लैम्डा 1 एन ए से बनेगा और जो सी बनेगा वो लैम्डा 2 एन ए से बनेगा, लेकिन ए इस रास्ते में भी डिसइंटीग्रेट होगा और इस रास्ते में भी। यानी डी एन ए बाई डी टी का टोटल वैल्यू लैम्डा 1 एन ए भी होगा और प्लस लैम्डा 2 एन ए भी होगा। तो हमें यह पता चल गया कि माइनस डी एन ए बाई डी टी यानी एक्टिविटी ऑफ ए विल बी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन ए। तो मुझे लैम्डा इफेक्टिव का आंसर पैरेलल डिके में आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इससे मुझे इफेक्टिव हाफ लाइफ का वैल्यू या इफेक्टिव मीन लाइफ का वैल्यू भी आ गया। हाफ लाइफ का आंसर आया T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, क्योंकि रेसिप्रोकल ऐड हो जाएंगे, और इफेक्टिव मीन लाइफ का वैल्यू आया τ1 τ2 अपॉन τ1 प्लस τ2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, ये सीरीज की तरह, मतलब ये लैम्डा इफेक्टिव इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और ये हाफ लाइफ आ गया।
तो अगर दो पैरेलल प्रोसेस में अलग अलग हाफ लाइफ दिए हो और पूछा जाए बताओ सैंपल का टोटल हाफ लाइफ क्या होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर इन दोनों में से निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में ही इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, फिजिक्स में पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं आता। फिजिक्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कि एक्टिविटी इतनी है तो इतनी रह गई, इतनी है तो उतनी रह गई, उतनी है तो इतनी रह गई। रेसिप्रोकल ऐड कर दीजिए। चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं। तो एन ए का नंबर तो आ गया एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। फिर डी एन बी बाई डी टी का वैल्यू प्लस लैम्डा 1 एन ए है। अगर मैं डी टी को ऊपर भेज दूं तो डी एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा dt के साथ 0 टू t और यहां पे 0 टू nb। तो nb का फंक्शन बनेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू। ये nb का फंक्शन बन गया। अगर nc का फंक्शन बनाना हो तो लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 कर देंगे, लैम्डा 2 एन नॉट अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 1 माइनस सी रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप इसको लिख लीजिए, 2 बार लिख लोगे तो रिवाइज ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। केमिस्ट्री में रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। मैंने पिछली बार में उल्टा लिख दिया क्या? 1 मिनट में देख के। हाँ उल्टा लिख दिया भाई। ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो रेशियो है वो भी लैम्डा के प्रोपोर्शनल चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए फिक्स है। अब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 1 Na और सी में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 2 Na। तो Na का नंबर जब दोनों के लिए सेम है तो बी और सी के बीच में बनने का रेशियो हमेशा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है। तो बी और सी के बनने का रेशियो हमेशा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ही है। चलिए एक और रिलेशन करते हैं, इसमें बहुत सिंपल है। ये Na का ग्राफ है ऐसे, Nb का ग्राफ है ऐसे और ये Nc का ग्राफ है ऐसे। B और C टाइम के साथ बढ़ के कांस्टेंट हो जाएंगे और A टाइम के साथ घट जाएगा। अगर Nb का फाइनल वैल्यू बोला जाए तो वो लैम्डा 1 N नॉट बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और Nb का फाइनल वैल्यू बोला जाए तो वो भी लैम्डा 2 N नॉट, जो रेशियो चल रहा है उसी हिसाब से लैम्डा 2 N नॉट अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो अगर रेशियो आपको लैम्डा का दिया हुआ बोल रहा है एक प्रोसेस का लैम्डा लैम्डा, दूसरे का डिके कांस्टेंट 2 लैम्डा, जैसे एक का बोल दिया ए से बी बनने का लैम्डा है और दूसरे वाले का 2 लैम्डा, या एक का हाफ लाइफ टी है दूसरे का हाफ लाइफ 2t है,
तो आप जिसका लैम्डा के प्रोपोर्शनल कर दिया, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, तो जिसका हाफ लाइफ ज्यादा है उसमें कम बनेगा। मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं, आप मुझे बताना। अगर मान लो ए से बी भी कन्वर्ट हो रहा है और सी भी कन्वर्ट हो रहा है, और यहां का हाफ लाइफ टी है, यहां का 2t है, तो देखोगे 1:2 है, तो 2:1 में ब्रेक कर दो, हाफ लाइफ का उल्टा है। ये हाफ लाइफ दिया हुआ है, बोल रहा है ए से बी का हाफ लाइफ टी है, यहां से 2t है, तो यहां का 2 लैम्डा और यहां का लैम्डा हो जाएगा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पे इनिशियल नंबर n0 अगर लिखूंगा तो इसको दे दूंगा 2n0/3 और इसको दे दूंगा n0/3। आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आया क्या? जो हाफ लाइफ का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो इनके नंबर का कर दो। दोनों को उल्टा कर दो, और अगर लैम्डा का वैल्यू दिया है तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। टाइम का रेशियो दिया है तो उल्टा कर दो। अगर इफेक्टिव हाफ लाइफ इसमें पूछा था तो 2t/3 हो जाएगा। इफेक्टिव हाफ लाइफ इज 2t/3, 2n0/3 n0/3, तो 2:1 में ब्रेक कर दिया। एनसी लिख देते हैं। इन्हें पॉइंट आउट किया कि ये दो फॉर्मूले अलग अलग हैं, एक में एन बी फाइनल है और एक में एन सी फाइनल है। बिल्कुल सही कहा। तो एन सी फाइनल भी ऐसे टेंडिंग टू बन जाएगा, ये टेंडिंग टू, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है लैम्डा 1n0 अपॉन ये बाहर वाला वैल्यू, बाहर वाला नंबर। चलिए, ये सवाल जेई एडवांस में बहुत साल पहले पूछा गया था, जब आया था तब लोगों की हवा निकल गई थी, अब लोगों को आसान लगता है। डिके विद कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is produced at a uniform rate R, किसी R रेट से हम बना रहे हैं, तो R रेट से बना रहे, कहां से? यहां पे एक फैक्ट्री है हमारे पास जिसमें हम बनाते हैं, फैक्ट्री से R रेट से A एलिमेंट बन रहा है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम उसको डिसइंटीग्रेट कराते नहीं, वो खुद डिसइंटीग्रेट होता है। तो मान लीजिए इनिशियल नंबर इसका n0 था और अब बदल के n हो गया। इनिशियल नंबर n0 था एट t इक्वल टू 0 और अब हो जाएगा एट t इक्वल टू t बढ़ते बढ़ते n। फिर यहां से b में कन्वर्ट हो रहा है और b क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल a के नंबर से मतलब है। b का नंबर भी हम निकाल लेंगे, जितना a डिसइंटीग्रेट होगा उतना b बनता जाएगा। ये जो डीके कांस्टेंट है इस प्रोसेस का लैम्डा है। तो मैंने कहा भाई इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि r से बना रहे हो और A से B कन्वर्ट होने का रेट होता है लैम्डा टी, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। इसमें से जितने पार्टिकल अल्फा बीटा या गामा निकलते हैं उतना A B में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिलेशन ये बना, इधर से बनेगा उधर से खर्च होगा, तो टोटल नंबर A का जो चेंज होगा dNA/dt वो R से बनेगा, तो R से आ रहा है और लैम्डा N से जा रहा है, यानी कि नेट रेट हो गया R माइनस लैम्डा N। इसमें N नंबर ऑफ A है, इसलिए Na की जगह N लिख देंगे। तो dN अपॉन R माइनस लैम्डा N को इंटीग्रेट किया तो dt आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to t और यहां पे कर देंगे n0 से n। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln R माइनस लैम्डा N अपॉन R माइनस लैम्डा N0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ln हटाया एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, R माइनस लैम्डा N इधर भेज देते हैं, तो R माइनस लैम्डा N इज इक्वल टू R माइनस लैम्डा N0 ब्रैकेट e रेस टू पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू होगा R माइनस मतलब 1 बाई लैम्डा ब्रैकेट R माइनस लैम्डा N0 e रेस टू पावर माइनस लैम्डा। कुछ इसी तरह का आपको अगर याद होगा तो हमने एक बार एक ऐसे कैपेसिटर का चार्ज का फंक्शन बनाया था जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा चार्ज है। अगर एक कैपेसिटर को कांस्टेंट रेट से चार्ज कर रहे हैं कांस्टेंट बैटरी से, तो उसके चार्ज का फंक्शन भी ऐसे ही आया था, CV ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। लेकिन अगर उसमें पहले से ही Q0 चार्ज है
तो आंसर बना था CV माइनस क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। याद होगा आपको, CV माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर CV माइनस क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा हमने करा था। तो मतलब ऐसे करके एक एलिमेंट रखा है, वो एलिमेंट का मान लो 1 किलो मेरे पास पहले से है, लेकिन मैं 100 ग्राम ये एलिमेंट और डालता हूं। मान लीजिए ये एलिमेंट जो 1 किलो है, इसमें से 10 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो 10 ग्राम डिसइंटीग्रेट हुआ और मैंने 100 ग्राम डाला, तो तुम कहोगे 100 ग्राम आ रहा है, 10 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो 90 ग्राम ऐड हो गया, यानी जितना भी 1 किलो था उसमें थोड़ा ऐड हो जाएगा। फिर मैं अगले टाइम में फिर से 100 ग्राम डाल दूंगा, लेकिन नंबर अगर बढ़ गया तो 10 की जगह 11 ग्राम डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो 11 ग्राम भी डिसइंटीग्रेट होगा तो भी 89 ग्राम ऐड हो जाएगा। फिर तुमने 10 ग्राम और 100 ग्राम और डाल दिया, 100 ग्राम और डाल दिया, तो ये नंबर बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिसइंटीग्रेशन भी बढ़ता रहेगा, कभी 20 ग्राम डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, कभी 21 ग्राम, 22, 23, 24, जैसे जैसे नंबर डाल रहे हो और नेट नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिसइंटीग्रेशन रेट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि बीच में आपका सैंपल इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसमें से भी 100 ग्राम डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, तो उस समय आप देखेंगे कि सैंपल का साइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि 100 ग्राम तुम लाके रखोगे और 100 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो नंबर फिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड में 100 ग्राम रखा, 100 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर 100 ग्राम रखा, 100 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टंकी ले लिया, बकेट, और बकेट के बेस में होल है जिसमें से पानी लीक करता है। अगर उस बकेट में हमने टैप ओपन कर दिया, बकेट बड़ा लंबा सा है, ऊंचा सा, पानी का टैप ओपन कर दिया, अब टैप से पानी आ रहा है लेकिन होल से पानी जा रहा है, लेकिन बकेट में अभी वाटर लेवल का हाइट बहुत कम है, बहुत कम होने से पानी जो बाहर लीक हो रहा है वो कम लीक हो रहा है, और टैप जो ओपन किया उससे पानी ज्यादा आ रहा है। तो अगर 4 लीटर 1 सेकंड में आ रहा है और 15 ml 1 सेकंड में बाहर जा रहा है, तो बकेट में हाइट बढ़ने लगेगी पानी की, आ ज्यादा रहा है, निकल कम रहा है, लेकिन ऐसे बढ़ते 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 एक मोमेंट पे हाइट फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भेज रहे हो वो कांस्टेंट रेट से भेज रहे हो, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी के निकलने का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसे कभी भी टैप ओपन कर दे तो एक मैक्सिमम लिमिट के बाद बकेट में पानी इंक्रीज नहीं होगा, जब आने का रेट और जाने का रेट सेम हो जाएगा उस समय जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो फिक्स हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका नंबर कैसा दिखेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने ये इनिशियल वैल्यू n0 थी और यहां से वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसे फिक्स भागेगी आगे की तरफ। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है यही मुझे निकालना है, टाइम t है। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट A फाइनली बिकम्स कांस्टेंट, फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाता है तो dn बाई dt जीरो हो जाएगा, लेकिन dn बाई dt का वैल्यू तो r माइनस लैम्डा n था, तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो n का वैल्यू उस समय r बाई लैम्डा हो जाएगा। ये हमेशा मैक्सिमम या फाइनल वैल्यू ऑफ n है, r बाई लैम्डा। मैंने यहां पे लिख दिया r बाई लैम्डा। अब सवाल में तुम जब r बाई लैम्डा कैलकुलेट करोगे, अगर उससे कम नंबर है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपका नंबर पहले से ही r बाई लैम्डा से ज्यादा है तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। थोड़ा चेक कर लेना, सवाल में r और लैम्डा का वैल्यू गिवन होगा। जैसे बकेट पहले से इतनी भरी है कि 2 लीटर पर सेकंड पानी बाहर निकल रहा था, और तुमने जो टैप ओपन किया वो 1 लीटर पर सेकंड पानी डालता था, तो पानी 2 लीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है और 1 लीटर पर सेकंड से डाल रहे हो, तो पानी कम होने लगेगा, कम होके वहां पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा जहां से बाहर निकलने का रेट 1 लीटर पर सेकंड हो जाए। वैसे ही समझ लीजिए, पहले से ही मान लो 400 पार्टिकल डिसइंटीग्रेट कर रहा है और तुम 100 पार्टिकल मिला रहे हो, वो 400 डिसइंटीग्रेट कर रहा तो 100 मिला रहे हो, तो ये नंबर नेट डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन फाइनली एक ऑप्टिमम वैल्यू पे जाके ये फिक्स हो जाएगा। तो ग्राफ के दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये ग्राफ n0 से ऊपर जाके r बाई लैम्डा हो जाए, लेकिन n0 का वैल्यू अगर पहले से ही ऊपर है तो डिक्रीज होके r बाई लैम्डा तक पहुंच जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी दिमाग में है, चेक करना पड़ेगा कि r का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, बट फाइनल वैल्यू r बाई लैम्डा है। अगर n0 का वैल्यू 0 होगा तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, मतलब चार्जिंग सर्किट की तरह दिखेगा कि 0 से बढ़ के कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच गया, बिल्कुल चार्जिंग सर्किट की तरह।
सवाल करते हैं। न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। द एलिमेंट हैज डिके कांस्टेंट लैम्डा। ये होमवर्क है भाई, ये तो यही सवाल है जो हमने अभी अभी किया, उसको कर लेना खुद ही। ये हमने अभी अभी जो किया है वही सवाल ही है, ये हमने डिराइव कर दिया यार, खुद ही कर लेना ना। ये भी ये सब दे दिया है आपको। आर बाई लैम्डा ही बोल रहा है, आर का वैल्यू अगर 2n0 लैम्डा है तो आर बाई लैम्डा करेंगे तो 2n0 ही तो आएगा। ये तो आंसर देखो 2n0 दिया, आंसर आ जाएगा। चलो खुद करना। अगर रेडियो एक्टिव सीरीज जैसे एलिमेंट की बात किया जाए, हालांकि इस पे बेस्ड एक सवाल 100 साल पहले आ चुका है, लेकिन हम अब उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब एडवांस में भी उतने लंबे सवाल नहीं आते। पहले बहुत लंबे लंबे सवाल भी आते थे। अगर ए बी में कन्वर्ट हो, बी सी में कन्वर्ट हो, सी डी में कन्वर्ट हो, और ये पूरा का पूरा सीरीज इक्विलिब्रियम में हो, इन इक्विलिब्रियम, तो आप बोलेंगे भाई यहां से ए से बी बन गया, इसका लैम्डा 1 है, ये n1 है, फिर ये n2 है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है, ये n3 है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 3 है, ये n4 है, इसके आगे ऐसे एलिमेंट चले जा रहे हैं। और सारे एलिमेंट नेचर में बिल्कुल जितने पहले थे उतने हैं, क्योंकि कहीं से बन भी रहे होंगे। तो ये जितना डिसइंटीग्रेट होगा उतना ये भी डिसइंटीग्रेट होगा। तो रूल है लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2 इक्वल टू लैम्डा 3 n3, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है सारे नंबर कांस्टेंट है, यानी इसका नंबर n चेंज नहीं होता। सर चेंज क्यों नहीं होता? अगर ये बी में डिसइंटीग्रेट होगा तो ये बी में डिसइंटीग्रेट होगा, ये बन थोड़ी ना रहा, नहीं बन रहा है, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये प्रोडक्शन कहीं से आ रहा होगा। बट ये रेडियो एक्टिव सीरीज का पहला एलिमेंट है, वो किसी और नेचुरल तरीके से बनता होगा। ये हो सकता है कुछ कॉस्मिक रेज अब्सॉर्ब करता है, या जमीन के अंदर कहीं ऐसे टेम्परेचर पे होता है जहां से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, या हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेज अब्सॉर्ब करके रेडियो एक्टिव बन जाए। तो कोई एलिमेंट नेचर में किसी तरीके से एनर्जी गेन कर लेता है। अब एनर्जी गेन करके वो हाई एनर्जेटिक हो जाता है, उसको उतना पसंद नहीं है, तो एनर्जी गेन कर लिया और एक्टिव हो चुका है, तो वो कहेगा हम खुद ही डिसइंटीग्रेट होके अपने आप करेंगे। तो वो जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो हमारे टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी मर्जी पे डिसइंटीग्रेट होता है। तो किसी तरीके से प्रोड्यूस हो गया वो, अब वो बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में, तो नेचर से ये हमेशा बनता जा रहा है। इसलिए आपको दिखेगा कि ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। अगर होते तो हो सकता है आपकी रेडियो एक्टिव सीरीज या वो जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइम के साथ डिक्रीज होते जाते। जैसे सर कल तक सिलेबस में ये आखिरी वाला एलिमेंट था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम एक दिन अचानक उठे और आपने पीरियोडिक टेबल खोली तो आखिरी वाला एलिमेंट में खाली जगह दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तुमने बोला रात में तो ये एलिमेंट था, अभी सुबह सुबह गायब हो गया, क्यों? क्योंकि वो जो आखिरी वाला एलिमेंट था वो रात भर में पूरा, मतलब ये जो पहला वाला एलिमेंट था ये बनना बंद हो गया नेचर से, और डिसइंटीग्रेट होता ही था। डिसइंटीग्रेट होकर आखिरी एटम था वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, साइंटिस्ट ने बोला अब ये दिख ही नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट गायब हो चुके हों ओवर द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और अभी तक के ड्यूरेशन में कुछ एलिमेंट गायब हो गए। लेकिन अभी जो एलिमेंट है वो मोर और लेस हमारे को कांस्टेंट दिखते हैं, वो ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, क्योंकि वो जितने कहीं से बन रहे हैं उतने ही पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2 ऐसा रिलेशन आप बना लीजिए। लेकिन इसमें एक बार एक ऐसा सवाल आपको अगर पूछा जाए कि ए बन गया बी में, बी बन गया सी में, ए का नंबर n0 है, इन दोनों का 0 है एट t इक्वल टू 0, इसका नंबर n है, इसका नंबर nb है, इसका नंबर nc है। ये भी फैजल सर ने पढ़ाया है क्योंकि मेरा उनसे डिस्कशन हुआ था इस बारे में। तो आप देखेंगे इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दो बन जाएंगी। आप केवल डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बना के बताओ क्या क्या होगा, तो आप बोल देंगे ये dNA बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे लैम्डा 1 लिख दिया, यहां लैम्डा 2 लिख दिया, तो लैम्डा 1 Na। ये तो हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है dNB बाई dt इक्वल टू लैम्डा 1 Na माइनस लैम्डा 2 NB, यानी ए बी में डिसइंटीग्रेट होके आ रहा है लैम्डा 1 Na के रेट से, और बी सी में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 2 NB, अपने नंबर के हिसाब से डिसइंटीग्रेट होगा। तो बी जितना गायब हो रहा है वो लैम्डा 2 NB है, और बी ए जितना बी बन रहा है ए से, जितना ए डिसइंटीग्रेट हुआ उतना बी बन गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और तीसरी इक्वेशन dNC बाई dt होगी लैम्डा 2 NB। इसको सॉल्व इजीली कर लोगे। इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स के मेथड से करोगे,
और ये डायरेक्ट रखोगे, ये भी इजीली हो जाएगी। तो ये बाई पार्ट्स वाला एक चैलेंज होता है जिसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो रेडियो एक्टिव सीरीज में ये वाला ए से बी और बी से सी वाला जो है, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दिमाग में रखिए। ये यही सवाल है, ये होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करके देखना इसको। एक होता कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में, डेटिंग पे जाते हैं क्या सर? हमने डेटिंग तो सुना, कार्बन डेटिंग नहीं सुना। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि कोई भी बहुत ओल्ड सैंपल, टू फाइंड एज ऑफ वेरी ओल्ड सैंपल या फॉसिल, तो हमको एक बहुत पुराना सैंपल या फॉसिल मिला, डायनासोर का कोई हड्डी का टुकड़ा मिल गया, और हमने बोला इस डायनासोर की एज क्या थी, कब जिंदा था, वो पता लगाने की इच्छा है। तो हमने क्या करा कि उस डायनासोर के हड्डी के सैंपल का कुछ यूनिट मास का टुकड़ा ले लिया, मान लो 100 ग्राम का। 100 ग्राम के टुकड़े को कमरे के अंदर बंद कर दिया और देखा 1 सेकेंड में उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल आज निकल रहे हैं, यानी कि कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अल्फा तो नहीं, बीटा निकलते हैं। तो यहां पे इसको कमरे के अंदर बंद कर दिया। क्या होता है कि C14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि C12 कॉस्मिक रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हवा से, यानी जब सनराइज होगा तो आपके पेड़ पत्ती और एटमॉस्फेयर में जितना C12 है उनमें से कुछ C12 एटमॉस्फेयर से कुछ कॉस्मिक रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज अब्सॉर्ब करके C14 अचानक नाराज, ये N14 से C14 बन जाता है अलग अलग स्टेजेस में। तो C14 एक रेडियो एक्टिव है जो कि अल्टीमेटली डिके होके C12 में कन्वर्ट होगा और अपने अंदर से कुछ बीटा पार्टिकल निकालेगा। तो ये रेडियो एक्टिव डिके का जो हाफ लाइफ है वो अराउंड 5000 साल है या 5500 साल है, 5600 समथिंग होती है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5500 ईयर्स ले रहा हूं। तो C12 C14 C12 में हर समय डिसइंटीग्रेट होता है। तो हमारे बॉडी में अगर कोई C12 है तो C14 C12 में डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। ये एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट है और ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो सभी के एटमॉस्फेयर में, सभी के अंदर से कुछ ना कुछ ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस चल रहा है। अब जब तक हम एटमॉस्फेयर में हैं तो रोज हमारे बॉडी से C14 कम हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो फिर से C14 एटमॉस्फेयर का हमारे बॉडी में चला जाता है। हम खाना खाते हैं तो खाने में भी C14 है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। तो हर दिन हम अपने बॉडी में C14 बट बिछा रहे हैं और उसमें से थोड़ा C14 हर दिन डिके हो रहा है। ये तो नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ है। तो हमने बोला कि ये जो डेड सैंपल हमने लिया, डेड सैंपल, इसको 1 दिन के लिए कमरे के अंदर रखा और देखा इसमें से कितने डिके आ रहे हैं, कितने रेडियो एक्टिव डिके हो रहे हैं। तो उससे मुझे एक्टिविटी पता चल गई आज की एक्टिविटी किसकी, डेड सैंपल की आज की एक्टिविटी पता चल गई। इसको मैंने ए लिख दिया, ए नॉट नहीं ए। और इतना ही बड़ा एक लाइव सैंपल ले लिया, लाइव मतलब अभी अभी कोई कुत्ता बिल्ली इंसान मरा, उसके हड्डी का 100 ग्राम ले लिया और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। तो वो तो किसी एक साइंटिस्ट ने करा होगा तो वो सेम आता है। तो अभी इसका एक्टिविटी जो आ रहा है लाइव सैंपल का, लिविंग सैंपल का, वो एक्टिविटी आ रहा है ए नॉट। तो मैंने कहा ये ए नॉट जो है सभी के लिए सेम आता है। ए नॉट यूनिट मास पे एक्टिविटी सबके लिए सेम आती है और वो लाइव सैंपल की सेम आती है, लेकिन ये वाली एक्टिविटी ए नॉट से कम है, ए इज लेस देन ए नॉट हो चुका है। तो हमने कहा डायनासोर भी जब जिंदा रहा होगा तो इसकी एक्टिविटी भी वही है जो आज के किसी भी लिविंग सैंपल की एक्टिविटी है। तो मान लीजिए एक लकड़ी का बहुत पुराना टुकड़ा मुझे मिला, तो वो लकड़ी का पुराना टुकड़ा जब पेड़ रहा होगा, जब लाइव रहा होगा, तो उसकी एक्टिविटी वही है जो आज के किसी भी पेड़ की लाइव एक्टिविटी है। तो मैंने कहा अब इससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो लिविंग सैंपल की एक्टिविटी है वो डायनासोर की ओरिजिनल पुरानी असली एक्टिविटी हो गई, और वो डायनासोर मरते समय इस एक्टिविटी का था, इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड निकालता था, लेकिन आज एक्टिविटी घटते घटते उसकी ए रह गई क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर से लेना अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया। तो हम बोलेंगे लाइव सैंपल की एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी हो गई, और अभी डेड सैंपल की एक्टिविटी ये डेड सैंपल की हो गई।
और ये लाइव सैंपल की एक्टिविटी हो गई, और e रेज टू पावर माइनस t बाय लैम्डा, तो ln2 बाय t हाफ। ऐसे कर दीजिए तो इससे मुझे एज ऑफ सैंपल पता चल जाएगा, t हाफ बाय ln2 ln a डेड सैंपल अपॉन a लाइव सैंपल। नहीं नहीं, आप समझे नहीं अफजल। ऐसा नहीं है कि किसी की हाफ लाइफ अगर 5000 साल है तो वो एलिमेंट 5000 साल पहले बना था, ऐसा नहीं है। वो एलिमेंट तो यूनिवर्स के स्टार्ट से ही बना, मतलब हमारे अर्थ जब से बनी तब से बना हुआ है, लेकिन वो एलिमेंट हर दिन बनता है, हर दिन डिसइंटीग्रेट, हर दिन बनता है, हर दिन, इसलिए उसका नंबर कांस्टेंट हो गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी तो कभी बनते ही होंगे, किसी कंडीशन में आके बनते होंगे ना, समझ गए। ऐसा हो सकता है कि सर बिग बैंग के टाइम कुछ एलिमेंट इनिशियली बने होंगे, हो सकता है उनमें से ही कुछ रेडियो एक्टिव हो, हाँ कुछ हो सकता है इनिशियल रेडियो एक्टिव हो जो डिसइंटीग्रेट होके गायब हो गए। मान लीजिए किसी का रेडियो एक्टिव का 1 घंटे का हाफ लाइफ रहा हो और वो बनता नहीं हो नेचर में, पहले बिग बैंग में एक बार बना फिर वो बनना बंद हो गया, तो जो बनना बंद हो गया तो वो गायब हो चुका होगा, क्योंकि 1 घंटे में हाफ लाइफ है तो 3 4 5 घंटे में वो गायब हो जाएगा, वैसा है। लेकिन हर दिन उल्टा लिख दिया है। जो एक्टिविटी ज्यादा है उसको ऊपर रख दो, नीचे को रख दो, वरना आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में इतना ही है। अब इसके अलावा जो है क्वेश्चंस करिए आप, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मजा आएगा आपको। बाय बाय।